वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर। लोक प्रशासन के इस पेपर में आज हम डिस्कस करेंगे लोक प्रशासन का क्रमिक विकास कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बीए ऑनर्स थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। लोक प्रशासन का क्रमिक विकास। वुड्रो विल्सन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक किताब लिखते हैं और यह किताब जो है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका में प्रकाशित होता है। सामाजिक विज्ञानों में ऐसा माना जाता है कि लोक प्रशासन एक नया विषय है और इसने अभी तक लगभग 127 वर्ष ही पूरे किए हैं। क्योंकि एक नया और युवा सामाजिक विज्ञान होने के बावजूद इसमें कई सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। इसमें कई सारे उथल पुथल भी रहे हैं और इन वर्षों के विकास के इतिहास में इसने जिन चरणों को पार किया है उसे हम निम्नलिखित रूप से समझेंगे। लोक प्रशासन के उदय के संदर्भ में 1887 से लेकर 1945 तक के काल को जो है परंपरागत लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है, परंपरागत लोक प्रशासन माना जाता है। और इसके प्रथम चरण में देखेंगे कि लोक प्रशासन की अवधारणा का उदय होता है। यह काल 1887 से लेकर 1926 तक के काल को माना जाता है। 1887 में वुड्रो विल्सन का एक लेख आया, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक के आने से ही लोक प्रशासन जो विषय है वह चर्चा का विषय बना। इन्होंने राजनीतिक और प्रशासन में विभेद की अवधारणा दी और कहा कि राजनीति और प्रशासन में विभेद होता है। फ्रैंक जे गुडनो, इन्होंने सन 1900 में अपनी किताब लिखी और इस किताब का नाम था राजनीति तथा प्रशासन। इस किताब में उन्होंने राजनीति का जो अर्थ है वो बताते हैं कि कानून बनाना और लोक प्रशासन का जो अर्थ है या कार्य है नीति क्रियान्वयन करना। और इसी क्रम में अगर हम देखें तो 1926 में एल.डी. वाइट ने बताया और इन्होंने अपनी किताब लिखी कि लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। इन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नाम की एक किताब लिखी और इस किताब में भी उन्होंने इसी धारणा को पुष्ट किया। इसी धारणा को अर्थात राजनीति का जो कार्य है वो कानून बनाना है और लोक प्रशासन का कार्य नीति को क्रियान्वयन करना है, नीतियों को लागू करना है। इस तरह हम देखते हैं कि अपने प्रथम चरण में लोक प्रशासन की अवधारणा का उदय हुआ। लोक प्रशासन का दूसरा चरण 1927 से लेके 1937 के काल को माना जाता है। इस समय प्रशासनिक सिद्धांतों का उदय होना शुरू हो गया। इसे सिद्धांतों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस चरण में यानी कि दूसरे चरण में राजनीति प्रशासन जो विभेद था उसको और ज़्यादा पुष्ट कर दिया गया और ज़्यादा स्वीकृति मिल गई और लोक प्रशासन से लोक जो शब्द है उसको तकरीबन अमान्य कर दिया गया। साथ ही लोक प्रशासन का आधार दक्षता हो गया, कैपेबिलिटी हो गई। यानी कि अब यहाँ पे देखते हैं कि W.F. विलोबी इन्होंने एक किताब लिखा और इस किताब में लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक जो एक किताब लिखी। इस किताब के द्वारा उन्होंने यह विश्वास जताया कि लोक प्रशासन में कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत विद्यमान है। तो यहाँ पर W.F. विलोबी का मानना था कि लोक प्रशासन में वैज्ञानिक सिद्धांत पाए जाते हैं और जिसे खोजा जा सकता है। 1937 में अगर देखें तो यहाँ पर गुलिक और उर्बिक जैसे विद्वान आए और उन्होंने अपनी किताब यानी कि प्रशासन विज्ञान पर लेख नामक इस किताब में यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांत हैं जो मानव संगठनों के आधार पर, आगमनात्मक आधार पर प्रतिपादित किए जा सकते हैं, जिसे इन्होंने पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण के रूप में दिया है। इस तरह से हम दूसरे चरण में देखते हैं कि लोक प्रशासन के संदर्भ में अब यहाँ पर इसको वैज्ञानिक होने के दावे किए जाने लगे, वैज्ञानिक सिद्धांत विद्यमान हैं बताए जाने लगे और लोगों ने यह मानना स्वीकार कर लिया और लोगों ने यह स्वीकार किया
कि लोक प्रशासन में वैज्ञानिक सिद्धांत विद्यमान है। लोक प्रशासन के उदय के संदर्भ में 1938 से लेके 1944 तक के समय को जो है मानव संबंध सिद्धांत के रूप में जाना गया और यह तीसरा चरण है और इस चरण में लोक प्रशासन की विषय वस्तु को विकसित किया गया। एल्टन मेयो और डिक्सन होमस आदि विचारकों ने यहाँ पर अपनी अहम भूमिका निभाई और यह स्थापित किया कि संगठन, अनौपचारिक संगठन और नेतृत्व मानवीय अभिप्रेरणाओं प्रेरणाओं मानव संबंधों से भी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर इस चरण में मानव संबंधों पर बल दिया गया। इससे पहले के सिद्धांतों पर मानव सिद्धांतों की बात नहीं की गई थी, मानव संबंधों की बात नहीं की गई थी। लेकिन तीसरे चरण में हमें देखने को मिलता है कि अब जो है संगठन, औपचारिक संगठन, नेतृत्व, मानवीय प्रेरणाओं और मानव संबंधों पर अधिक बल दिया जाने लगा। लोक प्रशासन के उदय के क्रम में 1945 से लेकर 1966 के समय को वैज्ञानिक लोक प्रशासन के रूप में जाना जाता है, जिसे चौथा चरण कह सकते हैं। इस काल में क्या हुआ कि शास्त्रीय मान्यताओं, इससे पहले की जो भी मान्यताएं थी, उन सभी चरणों की या उन सभी सिद्धांतों की, मान्यताओं की आलोचना की गई और इसके अलावा इनको सिर्फ लोकोक्ति कहकर नकार दिया गया। इनकी आलोचना निम्न दो आधारों पर की गई है। पहली, राजनीति और प्रशासन को पृथक नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने इससे पिछले के चरणों में देखा कि विद्वानों ने राजनीति और प्रशासन को पृथक पृथक माना और इसके अलग अलग कार्य बताए। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि कि प्रशासन के सिद्धांत प्रबंधकीय संहिता की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है, अतः इनकी सार्वभौमिकता नहीं है। तो प्रशासन के जो सिद्धांत है उसकी सार्वभौमिकता ना होने की वजह से भी लोक प्रशासन के सिद्धांतों की आलोचना की गई। 1947 के समय में क्या हुआ कि रॉबर्ट डॉहल आए और इन्होंने प्रशासन के सिद्धांत व्यक्ति निरपेक्ष नहीं हो सकते क्योंकि ये मूल्य निरपेक्ष ना होकर मूल्य युक्त हैं। तो इस यहाँ पर रॉबर्ट डहल जो है एक बड़ी बात कहते हैं और कहते हैं कि जो प्रशासन के सिद्धांत है वो व्यक्ति निरपेक्ष नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है मूल्य निरपेक्ष ना होकर मूल्य युक्त है, यानी कि इसमें वैल्यूज होती हैं, जबकि विज्ञान में वैल्यू की कोई जगह नहीं है, मूल्यों की कोई जगह नहीं होती। इस तरह से वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग एक अनिवार्यता बन गई। परीक्षण, आंकड़ों को एकत्रित करना, उपकल्पनाएं करना, सर्वेक्षण करना, प्रयोग करना और उनका विश्लेषण करना वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के लिए आवश्यक माना गया। लोक प्रशासन बहुआयामी, बहुराष्ट्रीय, बहुउद्देशीय तथा बहुसांस्कृतिक बन गया। रॉबर्ट डहल ने लोक प्रशासन का सिद्धांत में तीन समस्या नामक पुस्तक में लोक प्रशासन के उदय और विकास में तीन समस्याओं की चर्चा की है। यानी कि लोक प्रशासन के उदय और उसके विकास के संदर्भ में एक किताब लिखते हैं रॉबर्ट डहल और इसमें तीन समस्याओं की बात करते हैं। वो तीन समस्याएं कौन सी हैं? तो पहली समस्या है प्रशासन में नियमाधारित निष्कर्ष निकालना सदैव संभव नहीं है। तो कहते हैं कि लोक प्रशासन में हम नियम आधारित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, यानी कि जो निष्कर्ष इस एरिया में निकलता है या इस जगह निकलता है वो सेम निष्कर्ष जो है इस जगह नहीं निकलेगा। इस तरह से पहली समस्या बताते हैं कि नियमाधारित निष्कर्ष निकालना सदैव इसमें संभव नहीं है। दूसरी समस्या के संदर्भ में वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का विज्ञान मानव व्यवहार के कुछ तथ्यों के अनुसार ही संभव है। तो इसका विज्ञान होना जो है वो कुछ ही तरह से संभव है, संपूर्ण रूप से संभव नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर ये कहते हैं कि तीसरी समस्या लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र से संबंधित है कि आखिर लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल की जाएं। लोक प्रशासन के विकास की प्रक्रिया में 1967 से लेकर 1988 के समय अंतराल को नव लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। यह पांचवा चरण है और इस चरण में हम देखते हैं
कि 1967 में मीनोब्रुक सम्मेलन होते हैं और इस सम्मेलन में व्यवहारोत्तरता, निश्चयात्मक उत्तर और घटनामूलक धारणाओं पर बल दिया जाता है। इसकी विशेषताएं थी कि अंतर विषयात्मकता को शामिल किया जाए, सामाजिक न्याय, उन्मुखता और सामाजिक न्याय पर आधारित लोक प्रशासन को बनाया जाए। प्रथम मीनोब्रुक सम्मेलन के पश्चात द्वितीय मीनोब्रुक सम्मेलन जो कि 1988 में हुआ था, यह प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात आयोजित कराए जाते हैं। तो द्वितीय मीनोब्रुक सम्मेलन में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का जो संदर्भ है वो बदल जाता है। अब यहाँ पर सार्वजनिक और निजी खंड के संतुलित योग का उपयोग होने लगता है। शासन तंत्र की शक्तियों में कटौती की जाने लगती है, निजीकरण की शुरुआत हो जाती है और स्वयं कार्यभार तथा सामाजिक क्षमता निर्माण पर बल दिया जाता है। इस तरह से लोक प्रशासन के विकास के संदर्भ में आखिरी चरण जो है 1990 से लेकर वो आज तक के समय को माना जाता है। इस समय को नव लोक प्रबंधक के रूप में जाना जाता है और इसमें माना गया कि अब राज्यों के द्वारा उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना ली गई। अब राज्य के साथ बाजार भी आने लगे, प्रतियोगिता में नागरिकों को लाभ मिलने लगा, अच्छी चीजें और कम से कम कीमत पर नागरिकों को मिलने लगी। बाजार के आगमन के कारण अन्य परिवर्तन भी समाज में होने लगे। कई सारे कार्य अब सहकारी समितियां अपने हाथों में लेने लगी और साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि निजी प्रशासन यानी कि बाजार की ओर जो आकर्षण था वो बढ़ने लगता है और इसी समय ही पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में नवीन लोक प्रबंधन का उदय हुआ और इस नवीन लोक प्रबंधन के उदय के कारण ही लोक प्रशासन को लोक प्रबंधक में बदल दिया जाना चाहिए, यह विचार सामने आया। और यह इसलिए कि पारंपरिक लोक प्रशासन में, पुराने लोक प्रशासन में लोक निर्णय जो हैं वो शीघ्र हो और मितव्ययिता के साथ हो। ये इसलिए बदलाव किए जाने का यहाँ पर विचार आया ताकि यह जल्द से जल्द निर्णय लिए जा सके और निर्णय मितव्ययिता के साथ हो। नवीन लोक प्रबंधन एनएमपी एक प्रबल आंदोलन के रूप में उभरा। नवीन लोक प्रबंधन अब लोक प्रशासन के अध्ययन का अंग बन गया और यह लोक प्रशासन के कार्य संपादन को अधिक महत्व प्रदान देता है। लोक प्रशासन में धीरे धीरे नियंत्रणों, नियमों, लाइसेंसों, परमिट आदि को कम करने का प्रयास किया गया। लोक प्रशासन के कार्य प्रणाली में समयानुसार कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं। इस तरह हम लोक प्रशासन के इस अंतिम चरण में देखते हैं कि लोक प्रशासन जो है अब नव लोक प्रबंधक के रूप में सामने आया और इसने बाजार को अधिक महत्व दिया। बाजार के आने से लोगों को सस्ती और अच्छी चीजें कम कीमत पर मिलने लगी। साथ ही सरकार का कार्यभार भी कम कर देता है। यहाँ अगर हम नवीन लोक प्रबंधन की कुछ विशेषताओं को देखें तो यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि अब अगर आप देखोगे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा का विकास और चयन, यानी कि वह बाजार आ जाते हैं, यानी कि बाजार का आगमन होता है। बाजार के आगमन से प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता के साथ साथ सस्ती और अच्छी चीजों के मिलने के साथ साथ लोगों के पास चयन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। दूसरा है उदारता की शुरुआत होती है। तीसरा है लोक प्रबंधन की विशेषता जिसमें मितव्ययिता पाई जाती है। मितव्ययिता से तात्पर्य है कि कम से कम खर्च में अधिक लाभ लेना। चौथी विशेषता अगर हम देखें तो कार्यकुशलता और प्रभावशीलता का, यानी कि कार्यकुशलता का अधिक महत्व होता है और प्रभावशीलता पाई जाती है। पांचवा है नौकरशाही विरोधी। जो एनपीएम है वह नौकरशाही विरोधी कार्य करती है, यानी कि सरकार में नौकरशाहों की संख्या की कटौती पर वर्क करती है। अगला है नौकरशाही विरोधी। एनपीएम नौकरशाही विरोधी है क्योंकि यह सरकार के कार्यभार को कम करता है और प्राइवेट सेक्टर को ये कार्य को हस्तांतरित कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट आधारित अब कार्य किए जाने की शुरुआत हो जाती है। अगला है नियमों की गुणवत्ता में सुधार। अब जो है पहले से
अधिक नियमों में गुणवत्ता पाई जाती है, कम समय में नियम तैयार कर लिए जाते हैं। तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं। इसी के साथ अगर देखें तो एनपीएम के आने से नवीन लोक प्रबंधन की एक खास विशेषता सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। पहले सत्ता जो है वो नौकरशाहों के हाथों में था, एलीट वर्ग के हाथों में था, लेकिन एनपीएम के आने से अब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाने लगा। और अंतिम में नवीन लोक प्रबंधन की एक खास विशेषता जन जवाबदेही। अब सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेही होती है। नागरिकों द्वारा मांगे गए किसी भी उसकी जानकारी उनको देना पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के उदय के संदर्भ में बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और इन उतार चढ़ावों को पूरा करके लोक प्रशासन का विकास संभव हुआ। इस तरह लोक प्रशासन कई सारे उतार चढ़ाव, कई सारी समस्याओं का सामना करने के बाद आज यह एक प्रासंगिक विषय बन गया है। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए केएमबी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग केएमबी क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।